डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। सन 1908 ईस्वी की बात है। स्टॉप। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। स्टॉप। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, कॉमा, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। स्टॉप। सायकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, कौमा, शीघ्र ही घर लौट जाओ। स्टॉप। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। स्टॉप। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते घर में घुसा। स्टॉप। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी न हो, पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। स्टॉप। अब पिटने का भय दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाकखाने में डालाओ। स्टॉप। तेजी से जाना, कौमा, जिससे शाम की डाक में कुनिकल जाए, ये बड़ी जरूरी है। जाड़े के दिन थे ही, तिस पर हवा के प्रकोप से कंपकपी लग रही थी। स्टॉप। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। स्टॉप। माँ ने भुंजाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए। स्टॉप। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। स्टॉप। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था, कौमा, उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। स्टॉप। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झुरे जाते थे। स्टॉप। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। स्टॉप। प्रसन्नवदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। स्टॉप। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया, कौमा, क्योंकि कुर्ते में जेबें न थी। स्टॉप। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास आ गए, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। स्टॉप। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। उसमें पानी न था। स्टॉप। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, कौमा, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। स्टॉप। बच्चे नटखट होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी बानर टोली थी। स्टॉप। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उचकने की सूझी। स्टॉप। सबसे पहले उचकने वाला मैं ही था। कुएं में झांककर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज कैसी होती है। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी, पर कुएं में जो ही ढेला गिरा, कौमा, त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। स्टॉप। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। स्टॉप। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह कहे लगाए। स्टॉप। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्राय प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। स्टॉप। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। स्टॉप। यह रोजाना की आदत सी हो गई थी। स्टॉप। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था। स्टॉप। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कौमा,
कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। मैं कुएं की ओर बढ़ा। छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। स्टॉप। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। स्टॉप। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। स्टॉप। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। स्टॉप। अकस्मात जैसे घास चढ़ते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है, उसी भांति वे चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान निकल गई। स्टॉप। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है। स्टॉप। पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थीं। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। स्टॉप। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे, छोटा भाई ढांडे मारकर और मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर। स्टॉप। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। स्टॉप। निराशा पिटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान आता था। स्टॉप। पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर आंसू ढुलक ही जाते थे। स्टॉप। माँ की गोद की याद आती थी। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियां फिर लिख ली जाएंगी। स्टॉप। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए, पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही न था। स्टॉप। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती, मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। स्टॉप। सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं बैठा सिसक रहा था। स्टॉप। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए। स्टॉप। देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जाता था। स्टॉप। कहीं भाग जाने को तबीयत करती थी, पर मिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। स्टॉप। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं, मेरी दुविधा भी दूर हो गई। स्टॉप। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। स्टॉप। पैरा। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो, उसे क्या। स्टॉप। मूर्खता अथवा बुद्धिमता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है और फल की क्या चिंता। स्टॉप। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। स्टॉप। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। स्टॉप। पासा फेंक दिया था। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता न थी। स्टॉप। पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। स्टॉप। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी।
स्टॉप, समाप्त।